नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोला है। भारत की प्रगति को रोकने की साजिश है, ऐसा रविशंकर प्रसाद का कहना है। तो वहीं कांग्रेस भी भारत विरोधी टूल का हिस्सा है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा है, कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाना चाहती है। इस रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। सेबी को क्यों बचा रही है मोदी सरकार, ये कांग्रेस का पूछना है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सेबी के चेयरमैन की जांच होनी चाहिए, कांग्रेस ने यह बात स्पष्ट की है। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की हालिया रिपोर्ट में सेबी प्रमुख माधवी पुरी और उनके पति धवल बुच पर लगाए गए आरोपों के बाद देश में सियासी पारा गर्म हो चला है। इस रिपोर्ट पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही इंडिया गठबंधन आमने सामने आ गई है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने हिंडनबर्ग की आई इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए देश की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाने की साजिश करार दिया है, जबकि कांग्रेस इस रिपोर्ट के सहारे मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि तीसरी बार सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस वाले टूल किट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने आप को इससे बचा नहीं पाए और चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस टूल किट के माध्यम से देश में आर्थिक अराजकता फैलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि ये रिपोर्ट शनिवार को आई, सोमवार को शेयर बाजार खुलते ही इस पर असर दिखाई दिया और बाजार में गिरावट आई। हालांकि बाद में शेयर बाजार बढ़त पर कारोबार करने लगा। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट शेयर बाजार को हिलाने की साजिश का हिस्सा है। सहयोगी राजीव शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जी राजीव, जैसे लगातार आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है, ऐसे में ये हिंडनबर्ग का जिन एक बार फिर से सामने आया है। पिछले बार की बात करें तो उसमें गौतम अडानी को हिंडनबर्ग ने घेरा था और उनके शेयर में गजब की गिरावट आई थी, उनकी अमीरी भी खिसक के नीचे चली गई थी। इस ताजा मसले से सरकार को कितना नुकसान हो सकता है, या फिर कांग्रेस इस मामले को भुनाने में और क्या कुछ कर सकती है, इस पूरे मसले पर आपकी राय? देखिए, ये संयोग है या दुर्योग है कि जब संसद से चल रहा होता है या खत्म होने वाला होता है या शुरू होने वाला होता है, उसी समय ये इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं। खैर, एनीवे जो भी कुछ है, लेकिन ये तो यह है कि भाई बुश फैमिली का अगर अडानी के परिवार से या कंपनियों से कुछ लेना देना रहा है तो ये चीज सामने आनी चाहिए थी और सेबी को इस बात में बताना चाहिए था। हालांकि मिसेस बुश का ये कहना है कि वो सारी जानकारी दे चुकी हैं और बीजेपी की तरफ से कहा जा चुका है कि ये जितने भी आरोप हैं पुराने आरोप हैं और ये जितना भी कराया जा रहा है वो विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा करवाया जा रहा है। तो ये आरोप चल रहे हैं। शुरुआत में आज शेयर बाजार पर इसका असर भी देखने को मिला था, और लेकिन अब लगभग शेयर बाजार ठीक ठाक है। तो पहले जैसा तो नहीं, हाँ, लेकिन डेंट तो जरूर लगेगा, क्योंकि हिंडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट होती है उनका असर होता है। और केवल भारत में नहीं, हिंडनबर्ग और भी देशों में ऐसा, और भी सरकारों के साथ ऐसा कर चुका है। हालांकि हिंडनबर्ग के ये भी एक आरोप है कि वो कई देशों की सरकारों को इस तरीके से ब्लैकमेल भी करता है। ये भी आरोप लगा हुआ है हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज है कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक प्राइवेट फर्म है, ये कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, कोई इंटरनेशनल किसी गवर्नमेंट का इसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है। तो ये भी बड़ी अजीब बात है कि इसको इतनी तवज्जो दी जाती है। ये कोई भारत की इंडिपेंडेंट मीडिया एजेंसी नहीं है जिसने कोई इस पर रिसर्च किया हो। तो अगर किसी ने, बाहर के किसी मीडिया ग्रुप ने या किसी एजेंसी ने या किसी व्यक्ति ने इस पर रिसर्च किया है, तो भारत की मीडिया को भी पहले उससे रिसर्च करना चाहिए पूरी तरीके से, फिर उस पर कुछ आगे कहना चाहिए। जी बिल्कुल, चीजों को वेरीफाई करना चाहिए और उसके बाद ही किसी प्रकार की टीपा टिप्पणी होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव जी और तमाम बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
तो ये थे हमारे सहयोगी राजीव शर्मा जो हमें बता रहे थे कि किस प्रकार हिंडनबर्ग रिपोर्ट के द्वारा जो खलबली मची है उसने पूरे राजनीति को घेर करके रखा है। हालांकि ऑथेंटिकेट करना अब भी इसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस रिपोर्ट में साफ अंकित है कि माधवी बुच का अडानी समूह से संबंधित ऑफशोर फंड में इन्वेस्टमेंट था और सेमी प्रमुख बनने पर उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग अपने पति को ट्रांसफर कर दी। एक बात और साफ है कि इस पूरे खुलासे ने सेबी चीफ, इस देश की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटेग्रिटी को तार तार करके रख दिया है। उनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं बची है। उनकी साख, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी कर्तव्यनिष्ठा पर जबरदस्त सवाल है। वो कटघरे के घेरे में आज खड़े हुए हैं। मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन में तो खूब स्कैम हुए थे। 2G स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, अंतरिक्ष देवा स्कैम, उसमें पूंजी निवेशक विदेश के थे। ऑगस्टा वेस्टलैंड। उस समय ऐसी रिपोर्ट क्यों नहीं आती थी? मैं फिर रिपोर्ट करूंगा। उस 10 साल के शासन में इतना अधिक घोटाले, घपले, स्कैम हुए जिसमें कई विदेशी इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व थे, उनका पैसा इन्वॉल्व था। उस समय से रिपोर्ट क्यों नहीं आती थी? यही दिखाता है टूल किट क्या है, कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र क्या है और भारत को कमजोर करने की मंशा क्या है। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में आज रेसिडेंट डॉक्टर्स की देशव्यापी हड़ताल है। रेसिडेंट डॉक्टर्स के देशव्यापी संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से हड़ताल का ऐलान किया है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल और सफदरजंग में डॉक्टर अस्पताल के बाहर सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में भी डॉक्टर बैनर्स और पोस्टर्स लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। बता दें कि दिल्ली सहित देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, सर्जरी और लैब का काम रेसिडेंट डॉक्टर्स ही देखते हैं। ऐसे में रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। एक दिन पहले ही देश की राजधानी के एम्स अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध में कैंडल मार्च निकाला। जी आपके राज्य में, बंगाल में क्या हो रहा है? एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, दरिंदगी की हद कर दी गई। और वहां क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा क्या? आज मेरे पास सब है कि जो कमेटी बने उसमें साइकियाट्रिस्ट भी हैं। वहां के डॉक्टर कह रहे हैं कि वो रात में आराम करने क्यों गई थी ऊपर में, तो 2 बजे अगर किसी का शिफ्ट खत्म होगा तो जाएंगे नहीं क्या? हमारा आरोप है कि कुछ टीएमसी के समर्थकों को भी डाल दिया गया है उस कमेटी में। मैं फिर कहूंगा, बंगाल में जो हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। जो एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी से जो बलात्कार हत्या हुआ, आप उसकी ठीक से पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, आप इनक्वेस्ट रिपोर्ट ठीक से नहीं बनाते हैं। डॉक्टर अजीब प्रकार की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? कम से कम मरे हुए को भी न्याय नहीं देने की कोशिश करोगे? बिल्कुल। हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी, जो वहां की भाजपा ने कहा है। और ममता जी, आप बार बार सीबीआई से भागती हैं, कम से कम एक मरी हुई डॉक्टर की नृशंस हत्या करके न्याय दे दीजिए। आप कहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सुदृढ़ किस्में जारी की। इस दौरान उन्होंने किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने खेती के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान और अटल बिहारी वाजपेयी के वाक्यांश
जय विज्ञान को याद किया। पीएम मोदी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे उन्होंने अनुसंधान और नवाचार को प्राथमिकता देते हुए इस वाक्यांश में जय अनुसंधान को भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि 109 उच्च उपज वाली किस्मों को जारी करना कृषि में नवाचार और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने का एक ठोस परिणाम है। किसानों से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने देखा कि वे यानी किसान धरती माता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर जागरूक हैं। किसान कीटनाशकों से दूरी बना रहे हैं। प्राकृतिक खेती की ओर बदलाव उनके लिए एक अच्छा परिणाम दे रहा है। जब ऐसी कोई वैरायटी आती थी और सुनते थे तो स्वीकार कर लेते थे कि कोई बगल वाला खेत वाला करे, जरा पहले दूर से देखे यार ठीक हो रहा नहीं रहा है, फिर हम करें क्या नहीं सर, ज्यादातर तो यही प्रॉब्लम है। इसका उपाय है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास बहुत छोटी 2 हेक्टेयर जमीन है तो छोटा सा टुकड़ा प्रयोग करना चाहिए, बाकियों में नहीं करना चाहिए। बाकियों में आपकी जो और उसमें अगर ठीक निकलता है या तो 4 कोने में थोड़ा थोड़ा कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि शायद आप खुद अपना प्रयोगशाला अपने खेत में ही खड़ी कर सकते हैं। किसान को किसान देख के जल्दी काम पकड़ता भी, इसकी आमदन मेरे से ज्यादा न बढ़ जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना और उसके आसपास के इलाकों में जल जमाव की स्थिति से निपटने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने पहाड़ी स्थित ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन का जायजा लिया और शहर की जल निकासी की व्यवस्थाओं को देखा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पटना सिटी में स्थित अस्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन का जायजा लिया और जल निकासी व्यवस्था की जानकारी ली। जल निकासी को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री को प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना एवं आसपास के इलाकों में जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए की गई व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों की जल निकासी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसी व्यवस्था रखें कि मानसून के दौरान तेज बारिश की स्थिति में जल जमाव की समस्या उत्पन्न न हो। शहर के सभी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन को पूरी तरह फंक्शनल रखें। जल जमाव की स्थिति में तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं ताकि शहरवासियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। बीजेपी ने घोषणा की है कि उसके वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे और सहयोगियों के साथ बातचीत पर अब निर्णय लेंगे। बीजेपी की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार ने मीडिया से कहा, सीट बंटवारे और विधानसभा क्षेत्रों के चयन से संबंधित सभी निर्णय लेने की शक्तियां फडणवीस को सौंपने के लिए कोर कमेटी मुंबई में एक बैठक बुलाई गई। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को सुव्यवस्थित करने और देरी को रोकना है। पार्टी पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर से सांसद पीयूष गोयल भी मुंबई की इस बैठक में शामिल हुए। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 2019 में 104 सीटें जीती थी। शेलार ने सहयोगियों के साथ योजना और सीट बंटवारे की व्यवस्था के अलावा जीतने के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने की पुष्टि की। उन्होंने कहा, फडणवीस को इस संबंध में पूरा अधिकार दिया गया है। बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी भी शामिल है, गठबंधन ने हाल के लोकसभा चुनावों में राज्य की 48 सीटों में से केवल 17 सीटें ही जीती थी। धामी मंत्रिमंडल के विस्तार का विषय फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा के केंद्र में है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के हालिया दिल्ली दौरे के बाद से इस चर्चा ने अधिक जोर पकड़ा है। मंत्रिमंडल में 4 पद वर्तमान में रिक्त हैं। मंत्रिमंडल विस्तार होने पर 4 विधायकों की लॉटरी लग सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मंत्री या उनके विभाग भी बदले जा सकते हैं। चर्चा है कि अक्टूबर में संभावित नगर निकाय चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल की जब शपथ ली थी, तब मंत्रिमंडल में 3 पद रिक्त रखे गए थे।
राज्य में मुख्यमंत्री समेत 12 सदस्य ही मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। बाद में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के कारण मंत्रिमंडल में रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। इस सबको देखते हुए अक्सर ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा होती आई है। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरों के दौरान इसे लेकर चर्चा अब अधिक हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने घर घर तिरंगा अभियान के संदर्भ में लूकरगंज में हाईकोर्ट के अधिवक्ता DK तिवारी के आवास पर स्थानीय लोगों से जनसंपर्क किया और उन्होंने आह्वान किया कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को घर घर तिरंगा लहराकर भारतीय राष्ट्रीय अस्मिता और उसके गौरव को आगे बढ़ाएं। इस अवसर पर भारी संख्या में लूकरगंज के नागरिक उपस्थित रहे और उन्होंने घर घर तिरंगा आह्वान को सफल बनाने का संकल्प लिया। वहीं महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी IAS अफसर पूजा खेटकर को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 21 अगस्त तक पूजा को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस ने पूजा पर फर्जी तरीके से सिविल सेवा परीक्षा पास करने का मामला दर्ज किया है। पूजा खेटकर की अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि मौजूदा मामलों के तथ्यों को देखते हुए कोर्ट की राय है कि याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट पूजा खेटकर की जमानत याचिका पर 21 अगस्त को सुनवाई करेगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि पूजा खेटकर को जांच में सहयोग करना होगा। जस्टिस प्रसाद ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि पूजा खेटकर की हिरासत की क्या जरूरत है, जबकि इस पूरी घटना में कोई और शामिल नहीं है और सब कुछ उनके द्वारा ही करने का आरोप है। सावन के चौथे सोमवार पर नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के दर पर भक्तों का रेला लगा है। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए 2 किलोमीटर की लंबी कतार लगी है और मंदिर के आसपास के इलाके कावड़ियों से भरे हुए हैं। बोल बम हर हर महादेव के जय घोष के बीच शिव भक्त सुबह से ही बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। दर्शन पूजन का यह क्रम देर रात तक जारी रहेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का स्वागत रेड कारपेट पर हो रहा है। इसके अलावा उन पर फूल भी बरसाए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि मंदिर में श्रद्धालु सुविधा और सुगम दर्शन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं भक्त भी मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाओं से खुश नजर आ रहे हैं। रंजू कुमारी ने बताया कि लाइन में लगकर आराम से बाबा विश्वनाथ का दर्शन हुआ और व्यवस्था भी काफी अच्छी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से रेड कारपेट पर भक्तों का स्वागत हो रहा है। बाबा विश्वनाथ में श्रद्धालुओं की गजब की भीड़ दिख रही है और उनमें उत्साह भी भरपूर है। पर दर्शन करना है तो सिस्टम से ही करना है। क्या कामना करेंगे बाबा से? बाबा से कामना है कि जब जो हमारा दुख दर्द है सब दूर करें बस। जिस हिसाब से आज सावन का चौथा सोमवार है, यहाँ पे इसकी गैदरिंग को देखते हुए व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है और दर्शन करने में कोई भी असुविधा नहीं हो रही है। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से बाबा के दर्शन मिल रहे हैं उनको। जी, क्या कामना किया बाबा से? बाबा से यही कामना किया है कि हमारा देश ऐसे ही आगे दिन पर दिन बढ़ता रहे और योगी और मोदी की राज में हम लोग जय जयकार करते रहें। ठीक है, बहुत अच्छा। कितनी देर में दर्शन हो पाया? लगा भीड़ तो बहुत था, 1 घंटा लगा, लेकिन बहुत अच्छा सुकून मिला दर्शन से। सावन के महीने की आज आखिरी सोमवारी है और भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। टिहरी के बेलेश्वर महादेव में भी आखिरी सोमवार के अवसर पर शिव भक्तों की खूब भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर लोग भगवान का जलाभिषेक कर बेलपत्र चंदन आदि चढ़ा रहे हैं। वहीं सावन के महीने में झूला झूलना भी काफी शुभ माना जाता है, जिस कारण यहाँ पर लोगों ने झूले का भी खूब आनंद उठाया। वहीं पुजारी देवेंद्र तिवारी सहित तमाम लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति भगवान शिव को जल अर्पित करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार चारों तरफ भक्तों का ही हुजूम नजर आ रहा है।
कतारबद्ध होकर भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और सावन का आज चौथा सोमवार है और इसको लेकर के उनमें अधिक उत्साह देखा जा रहा है। बेलपत्र चंदन चढ़ा रहे हैं लोग, शिवलिंग के ऊपर जल भी अर्पण कर रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामना के पूर्ण होने की कामना कर रहे हैं। और इस बीच हम आपको बता दें कि व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन भी मुस्तैद है। और इस बीच हमारे साथ आलोक सेमवाल और गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं। देहरादून और अयोध्या से सीधे उनका रुख करेंगे। जी, सबसे पहले आलोक आपके पास आएंगे। जिस तरह से भक्तों में जोश दिख रहा है, आनंद दिख रहा है, ऐसे में आज सावन का चौथा सोमवार और भी ज्यादा खास हो गया है। आप क्या कुछ देख पाए, बताइए दर्शकों को। हाँ जी बिल्कुल, देखिए आज सावन का चौथा सोमवार है और भक्तों की लंबी कतारें आज सुबह से ही शिव मंदिरों में लगी हुई है। सुबह से ही भक्त जो है भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और आनंद ये है कि जो देहरादून के जो मुख्य प्रमुख मंदिर शिव मंदिर हैं, टपकेश्वर मंदिर की बात हम कर लें या फिर जो प्राचीन शिव मंदिर मसूरी रोड पर स्थित है, वहां पर लंबी लाइनें भक्तों की सुबह से ही लगी हुई है। और एक महत्व काफी माना जाता है सोमवार का, भोलेनाथ का दिन है और अब सावन भी चल रहा है, चौथा सोमवार है, तो कहीं ना कहीं भक्त जो है काफी उत्साहित है और भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लगातार वो मंदिरों की ओर रुख कर रहे हैं। जी कुणाल। चलिए, धन्यवाद आपका। हमारे सहयोगी गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, अयोध्या का तो अपने आप एक खासा महत्व है। भगवान राम वहां पर विराजमान है रामलला के रूप में, और ऐसे में भगवान शिव और भगवान राम की जोड़ी तो अनूठी है ही। वहां का माहौल क्या कुछ कह रहा है और भक्तों में कैसा उत्साह है अयोध्या में? देखिए कुणाल, बता दें कि सावन का चौथा सोमवार है, जहां शिव के जयकारों से पूरा राम नगरी जो है सरायमान हुआ है। जगह जगह राम जो है शिव भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। चाहे हम बात करें शेषरनाथ मंदिर की, वहां पर लगातार सुबह से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। हर जगह रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। लगातार कांवरिये जल लेकर अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या से बनारस के लिए और दूर दूर जहां शिवालय है वहां पर वो जा रहे हैं, अपनी यात्रा कर रहे हैं। अगर हम बात करें वाहनों को लेकर तो डायवर्जन भी किया गया है, वाहनों को रोका गया है। जिस तरीके से अयोध्या में जो भीड़ देखी जा रही है वो काफी भीड़ जमा है भक्तों की। और लगातार अगर हम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद किए गए हैं। आज सावन का चौथा सोमवार है, जहां पर शिव भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी पड़ी हुई है। मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास किया गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि चहुओर, यदि वाराणसी की बात करें तो बिल्कुल भक्तों के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। ऐसे में अयोध्या में ऐसा क्या कुछ खास किया गया है भक्तों के लिए ताकि उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो? गौरव, देखिए लगातार अयोध्या हमेशा जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जाती है, आपको बता दें। और इस तरीके से जो श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर के अगर हम बात करें तो जगह जगह पर सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है, उनके रुकने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है कि जो भक्त काफी दूर दराज से आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और हम सुरक्षा को लेकर के बात करें तो काफी जो है जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। चलिए, शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए, अपना आंखों देखा हाल हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।